अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तक़बिल है यही ख़तरे में पड़ गया है। अगर देखें तो मकबूल तरीन जमात से ज़वाल पजीरी तक ये जो हादसा है ये अचानक नहीं हुआ, इसकी परवरिश सालों की गई। PTI का 1 साल से अपना जारहाना बयानिया जो उसने गढ़ा था वो खुद ही उस खड्डे में गिर गई है। सियासत और रियासत की तफरीक को भुलाकर जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट दिया गया। PTI के बड़े बड़े बुर्ज तेज़ी से ज़मीं बोस हो रहे हैं। बज़ाहिर PTI का कमबैक मुश्किल तरीन होता जा रहा है और बाकी सियासी जमातें ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि अब तक सैकड़ों PTI रहनुमा या पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत से सियासत से ही अलहदा होने का ऐलान कर चुके हैं। असद उमर के बाद परवेज़ खटक ने भी पार्टी ओहदा छोड़ दिया है और तो और वसीम अकरम प्लस यानी साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी पार्टी से राहें जुदा करते हुए सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI को छोड़कर जाने वाले बेशतर रहनुमा अपनी नई मंजिल की तलाश में हैं। जहांगीर तरीन की मतवक्के नई पार्टी मकनातीस की तरह लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। आसिफ अली जरदारी भी मैदान में है। धड़ाधड़ मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी शामिल होकर अपना सियासी मुस्तकबिल जो है उसको महफूज करना चाहते हैं। इलेक्शन के साल में जोड़ तोड़ की सियासत ये पाकिस्तान में कोई नई रिवायत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ये सिलसिला बरसों से देख रहे हैं कि किंग्स पार्टी का पता चलते ही सियासी जो खाना बदोश होते हैं ये और इलेक्टेबल्स इधर का रुख कर लेते हैं। लेकिन 2023 में कौन सी सियासी जमात किंग्स पार्टी बनेगी ये अब भी एक सवालिया निशान है। पंजाब में PTI के कमज़ोर होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच की जो सूरत हाल है ये भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब से PTI के कई जो अहम लोग हैं वो उनके साथ मिलना शुरू हो गए हैं। जहांगीर तरीन भी जनूबी पंजाब में भरपूर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये भी अहम है कि अगर सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो PTI का सियासी मुस्तक़बिल हो क्या सकता है? क्या वाकई ही मौजूदा जो हालात हैं ये सियासी मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं है? अगर PTI की क़यादत अपने मौक़िफ़ और जारहाना रवैये पर नज़रसानी करती तो क्या हुकूमत कोई गुंजाइश निकाल सकती है? आज भी सख्त लहजा है मुज़ाकरात को लेकर। हमाद अज़हर की एक ट्वीट में देख रही थी जिसमें हमाद अज़हर ये कह रहे थे कि इन कठपुतलियों से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जिनके पास सारी ताकत है। मुज़ाकरात तो हकीकी जो फ़ैसला साज है, हम तो मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे। मतलब कि मुज़ाकरात को लेकर अभी भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो अभी तक तहरीक इंसाफ में हैं, उनका लहजा, उनका रवैया अभी भी वैसा ही सख्त और जारहाना है। अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से जो मशहूर वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सियासी हरीफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया जाए। ऐसी किसी भी कोशिश का वज़ीर आज़म मुस्बत जवाब देंगे। अब सवाल उठता है कि PDM हुकूमत अगर मुज़ाकरात के लिए एग्री हो रही है तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जारहाना रवैया छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? सियासी लोग तो सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात किया करते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि PTI की तरफ से मुज़ाकरात करे भी तो कौन करे? PTI के तो बहुत से लीडर अभी भी हिरासत में हैं, बाकी रहनुमा गिरफ्तारियों की डर से रूपोश हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाने वाले और मुफाहमत की सियासत करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही को कल करप्शन के जिस केस में गिरफ्तार किया गया था, आज अदालत ने उस केस से बरी किया तो एंटी करप्शन ने दोबारा उन्हें एक दूसरे करप्शन केस में हिरासत में ले लिया। सवाल उठता है कि जो पकड़ धक्कड़ का माहौल है इसमें सियासी मुज़ाकरात कैसे शुरू हो सकते हैं? दूसरी तरफ पंजाब में इलेक्शन को लेकर और अदालती इस्लाहात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने थी, लेकिन बज़ाहिर अब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो एक तनाव की सूरत हाल थी उसमें कमी का इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस के इख्तियारात और खुद नोटिस के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुतालिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत अदालती इस्लाहात पर बिल पर नज़रसानी के लिए तैयार है, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इसको अप्रिशिएट किया गया, खैर मकदम किया गया। क्या हालिया जो पेशरफ्त है इसके बाद ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच जो एक डेडलॉक था, जो एक तनाव था, ये ख़त्म हो गया है। आज जस्टिस काजी फायजीसा ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ बाहमी इख्तलाफात की नफ़ी करते हुए आज उन्होंने एक वजाहती बयान भी जारी किया है कि जो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें तासुर दिया गया कि मैंने चीफ जस्टिस को सलाम नहीं किया, मैं पहले सलाम कर चुका था, तकरीब में पहले ही चीफ जस्टिस से मैं मिल चुका था। उन्होंने आज ये वजाहत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अलग ग्रुप बनाने की खबरों की भी तरदीद की। तो क्या
जस्टिस काजी फायजीसा के वजाहती बयान के बाद अदलिया में जो एक तकसीम की खबरें आ रही थीं, क्या वो भी दम तोड़ जाएंगी? इस तनाव में कमी के बाद सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, एक ऐसा माहौल बन गया है कि गिरफ्तारियां अभी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल जिस अंदाज से परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया, आज उन्हें एंटी करप्शन केस ने अदालत ने जिस केस में बरी किया, आज दूसरे केस में उनको पकड़ लिया गया। परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है, बुज़दार साहब ने सियासत से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। ये ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की बात करना भी मज़े का खेज़ नहीं लगता कि इतना जो एक घुटा हुआ माहौल है सियासी, इसमें मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं जॉय साहब? मुज़ाकरात तो जो फ्रीक हैं मुज़ाकरात करने जा रहे हों या इनकार कर रहे हों, उनसे ही पूछा जा सकता है। इसमें बुनियादी तौर पे PTI और PML नवाज, राना सनाउल्लाह, इनका आपस में एक मुकाबला है। तो PDM ताकत के नशे में ये सब कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब पर जब हीरोइन का मनशियात का केस बना था, हम लोगों ने भी कहा था अगर ये ज्यादती हो रही है, इवन के तहरीक इंसाफ के उस वक्त के जो सीनियर लीडरशिप थी, समझदार लोग थे, उन्होंने इसको बड़ा कंडेम किया था। उन्होंने बड़ी मजम्मत की थी कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमने भी बड़ी मजम्मत की थी। लेकिन अगर आज PDM राना सनाउल्लाह ताकत के नशे में कर रहे हैं, तो ताकत सदा किसी एक शख्स के पास नहीं रहती है चौय साहब। बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब है अगर नहीं कर रहे तो और क्या गुल्लू भट्टों ने नहीं किया तो किसने किया है? ये गुल्लू भट्टों का आपको पता था, गुल्लू भट्ट तोड़ रहा था शीशे कारों के और SP खड़ा देख रहा था। 2014 की बात कर रहे हैं आप जी, और मॉडल था वो। हाँ जी, ये उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के, और वो इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। और ये वो SP को पास गुल्लू भट्ट जाता है तो उसको गले लगाता है और उसको शाबाश देता है। तो ये काम अब तो नजर आ गया लोगों को। ये सियासी तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तहरीक इंसाफ के जो बचे कुछ लोग रह गए हैं, जो अभी तक रूपोश हैं, जिनको पकड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन आज भी वो जारहाना रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो PDM से तो बात करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जिसके पास ताकत है, जो हकीकी फैसला साज हैं, जाहिर है उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और तो किसी से उन्होंने बात नहीं करनी है PDM के अलावा। तो क्या इस माहौल में इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करेगी चौय साहब, या करनी चाहिए? नहीं, बात डायलॉग तो हर किसी से होना चाहिए। ये बहुत पेचीदा मामला, बहुत पेचीदा, और हमें भी बड़ा इसमें मतलब है, हम भी काफी कुछ तक में बिठा दिया है। मूल लीगल वालों ने जिस तरह की इन्होंने जो लहजा इख्तियार किया जजों के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, कभी सुना कभी बर्दाश्त भी किया गया था। पर चीफ जस्टिस साहब बहरहाल कामों से चल रहा है और चाहते हैं किसी फैसले तक वो पहुंच जाए। लेकिन वकला बिरादरी भी तो इसमें खुलकर सामने नहीं आई ना। हमें वो तहरीक इफ्तिखार चौधरी साहब वाली याद है कि कैसे वकला एक हो गए थे, लेकिन इस दफा जो हमने कैंपेन देखी, इस तरीके से वकला सामने आए ही नहीं, रिएक्शन आया ही नहीं। जरा आंच पहुंची ना अगर चीफ जस्टिस को, तो आप रिएक्शन देख रहे, बहुत रिएक्शन। अच्छा, बहुत रिएक्शन वकला चीफ जस्टिस के साथ है, क्योंकि चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है, और उसके मुखालफिन जो है बशमूल जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनका जो अगर ये मानना है, ये मानते हैं सर कि जी जो है इंतखाबात वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। लेकिन जरूरत इस वक्त है कि इस वक्त जरा पोस्टपोन कर दे, क्योंकि सब असेंबलियों के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। इस दिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर आइंदा पहले साल में अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो 3 साल निगरान बैठे रहेंगे उस सूबे में। ये तो कोई इम्कान ही नहीं ना इस बात का। तो पर ये जो साथ दे रहे हैं वो नजरिया जरूरत का साथ दे। जो
चीफ जस्टिस को इस वक्त अपोज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, वो नजरिया जरूरत का साथ है। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है और कॉर्नेलियस की रवायत के साथ खड़ा है। उसके खिलाफ जो है वो मुनीर, जस्टिस चीफ जस्टिस मुनीर की रवायत है और नजरिया जरूरत की रवायत। सही। हालात जिस तरफ जा रहे हैं चॉइस साहब, अगर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पैरेलल एक और चीज़ नज़र आ रही है कि कोई नई पार्टी वजूद में आने वाली है। जिस तरीके से जहांगीर तरीन एक्टिव है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे हैं, परवेज़ इलाही को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आपको लगता है कि 2023 के इंतखाबात में एक नई पार्टी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल नए नाम से सामने आएगी और वो हिसाब होगा 2018 वाला, जिस तरह नवाज शरीफ आउट थे, तहरीक इंसाफ इन थी, इस बार कोई और आउट होगा और नवाज शरीफ इन होंगे, रिपीट होगा? पता नहीं, पर किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश होती है। किंग्स पार्टी अगर बन जाए उससे कोई सियासत में फर्क नहीं पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट को एक मिल जाती है, एक खिलौना मिल जाता है जिसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं वो। और अब मैं नहीं जानता नवाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल उनकी पार्टी का होगा, जब इतनी बर्बरियत वो उसकी पार्टी कर रही है। ये उन्हीं की पार्टी है जो कर रही है और इतना प्लान उन्होंने काम किया है कोर कमांडर हाउस और दीगर जगहों पे भी। ऐसे गुल्लू बट निकाले हैं कि आई एम श्योर फौज भी हैरान होगी कि ये क्या हुआ है। ये मरियम नवाज ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रही थी, यही डिमांड कर रही थी ना कि बिल्कुल बस हमारे आंख में दे दो सब कुछ और हमें बरतर कर दो। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो इनका वावेला डालना है ना मुस्लिम लीग नवाज का, वो हर कोई आंसुओं से रो रहा है, प्राइम मिनिस्टर आंसुओं से रो रहा है, मगरमच्छ के आंसुओं से, कि हम फौज, हमारे शोधा, हमारे वो सारा को, जिस तरह ये लेडी मैकबेथ का रोना है जो शेक्सपियर के ड्रामे में जो खुद कत्ल करके उसमें सबसे ज्यादा वावेला डाल रही हो, तो ये इनके आंसू जो है ये लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे। अच्छा चॉइस साहब, ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल जो नाफिजुल अमल हो चुका, सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत भी कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि हम इस पर नजरसानी करेंगे, लेकिन ये वजीर कानून ने कल एक बात करी, उन्होंने कहा कि इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुंचेगा। इसका थोड़ा सा हमें ये समझा दें कि क्या वाकई ये जो खुद नोटिस को लेकर चीफ जस्टिस के इतना वावेला मचाया और उसी को लेकर ये कानून लेकर आए, कौन कौन इस कानून से फ़ायदा उठाएगा या किसी को फ़ायदा मिल सकता है? फायदा जिन दो नाम आपने लिए उनको तो बिल्कुल बराह रास्त फायदा होगा ना, नवाज शरीफ को भी और जहांगीर तरीन को भी। इनको अपीलें उसके खिलाफ दायर करने की, उस फैसले के खिलाफ, और साहयात जो नाहली है उसके खिलाफ करने का मौका मिल जाए। तो ये इसमें ये और बात है कि ये क्या आइन की में तरमीम किए बगैर ये हक अपील का हम दे सकते थे? नहीं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का ही तो फैसला नहीं है, इसमें फैसला होना है 184(3) के इख्तियारात का, जो के इसको मोटो के इख्तियारात है। वो सैकड़ों क्या, हजारों क्या, शायद लाखों अपराध को जिनके फैसलों के तहत कोई हकूक मिले हों। तो तहरीक इंसाफ का जो पिछले साल अप्रैल का अदम एतमाद जब हुई तो रात को 12 बजे अदालतें लगी, सोमोटो हुए, वो भी रिवर्स हो, उस पर भी अपील हो सकती है, उसका भी तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंच सकता है कि नहीं? नहीं, उसकी अपील हो सकेगी। मेरा ख्याल है जो इन्होंने बताया अभी तक, ज्यादातर वो जो दो एक्ट में कहते हैं आप उसमें मुमासलत है, दरअसल तफावत है, कहना चाहिए तफावत है, और जिसपे हुकूमत ने खुद एतराफ किया है कि उनको इस पे नजरसानी हुकूमत को करनी चाहिए, खुद भी, कि इस कानून को तब्दील करके पेश कर। तो इसका मतलब है स्टे ऑर्डर तो फिर जायज था बिल्कुल अदालत की तरफ, और क्योंकि खुद हुकूमत ही तस्लीम कर रही है, जो फरीक जिसके खिलाफ स्टे ऑर्डर हो, या वो खुद तस्लीम करता है
कि इसमें कोई सुकम है, तो स्टे ऑर्डर का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बन जाता है। तो ये सारे अरेंजमेंट नवाज शरीफ साहब के लिए हो रहे हैं, इसमें उनकी नाअहली तो खत्म हो सकती है, लेकिन जिन केसेस में सजाएं हुई हैं उनका क्या होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिनमें सजाएं हुई हैं उनका क्या होगा। हाँ। जिनमें हकूक दे हुए हैं, मिसाल के तौर पे वो मोटो के तहत कई जगह अदालत ने इस तरह के फैसले किए हैं कि किसी रियल एस्टेट के जो मालिकान है उनसे लेके जमीन वापस मालिकान को दी है, जो असली मालिकान थे ओरिजिनल। कई जगह इसके कानून के जरिए बहुत लोगों के हकूक पैदा हुए, और वो फैसला जो अगर 184(3) के तहत हुए तो इसका मतलब है कि बराह रास्त वो फैसले आइन के तहत। तो क्या इन आइनी फैसलों को आप सादा कानून के साथ उनको खत्म कर सकते हो? जो हकूक मिल गया, मुझे मिल गया कोई हक, अगर वो देखना पड़ेगा ना 184(3) के तहत कितने फैसले। तो ये तो फिर लाइनें लग जाएंगी कोर्ट में नजरसानी अपीलों की, बड़े फैसले हैं। हाँ, नहीं लगेंगी, अपीलों की भी लगेंगी, और लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि जी 20 साल पहले मैंने केस जीता है, मैंने उस पर मकान बना लिया है, मैंने घर बना लिया है, आज आप किस तरह मेरे आप सारा कुछ ले रहे हैं? उस वक्त अदालत ने फैसला किया है, अदालत के फैसले के तहत मैंने किया है, ये 50 सफ़े का फैसला लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ जस्टिफाई किया हुआ है, तो अब आप किस तरह मेरा हक ले सकते हैं? तो अगर राइट्स जो क्रिएट हो गए वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, जो फैसले गुज़श्ता के हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उनको तो उनमें तब्दीली करने के लिए इनको आइन में तब्दीली चाहिए, आइन में तरमीम चाहिए। आइन में तरमीम के तहत 184(3) के तहत दिए गए फैसले, उनको कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। तो आइन में तब्दीली तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर तो हो नहीं सकती। वो नहीं हो सकती, वो इनके पास है नहीं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव बात की, उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो वज़ीर आज़म से बात करें, वो इसका मुस्बत जवाब देंगे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ में अभी लोग बैठे हैं वो उनका अभी भी रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा रूड है, जारहाना है। वो अभी भी कह रहे हैं हम कठपुतलियों से बात नहीं कर सकते, जिनके पास ताकत है हम तो उन्हीं से बात करेंगे, हकीकी फैसला साजों से बात करेंगे। तो आपको नहीं लगता ऑलरेडी तहरीक इंसाफ जिस नहज पर तहरीक इंसाफ के हालात पहुंच चुके हैं, आधी से ज़्यादा पार्टी तो तितर बितर हो गई है, तो अब थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को? मेरा ख्याल है कि वो तो काफ़ी पीछे हटे थे, लेकिन असल मसला ये है कि मुज़ाकरात करने नहीं है हुक्मरान इत्तेहाद ने, क्योंकि जैसे ही मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी अग्रेसिवली आई और मुस्लिम लीग नवाज भी बहुत जारहाना अंदाज में आई कि अब ये क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये तो दहशत गर्द हैं। इसलिए जब ये सारी सूरत हाल हुई तो फिर उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वही इख्तियार किया जो कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी करती होती थी जब PTI थी इख्तिदार में। और उस वक्त भी जब वो पाकिस्तान PTI के जो सरबराह हैं वो जब कहते थे कि NRO मांगा जा रहा है, तो उसके जवाब में कहा जाता था कि ये होते कौन है NRO देने वाले, हम तो NRO उनसे लेंगे जिन्होंने हमें देना है और जिनके पास इख्तियार है। तो अब भी जाहिर है PTI ने भी अब वही पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया है कि इस कठपुतली से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे और क्या ये हमें दे सकते हैं, हम फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। तो मेरा ख्याल है बात भी सही है उनकी। तो सियासतदान फिर अपनी इम्पोर्टेंस, अपना रोल, अपने रवैये खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना रोल है, हम कितनी सियासत कर सकते हैं। असल में तो सियासत कोई और करता है, असल में तो फैसले कहीं और से होते हैं। तो फिर ये जो राम खत्ता हमें इलेक्शंस में सुनाते हैं आकर, या जमहूरियत के रोने रोते हैं, तो फिर ये तो अवाम के साथ ज्यादती है ना।
अवाम के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है, आइन के साथ भी ज्यादती है और पूरे के पूरे निज़ाम के साथ भी ज्यादती है। और हकीकत यही है जो कि हम देख रहे हैं और पिछले कई सालों से देख रहे हैं, कई दिहाइयों से देख रहे हैं। इसलिए अगर ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल प्लेयर्स सेंसिबल हों और सेंसिबल वे में अपने उमूर ममलिकत चलाएं और आपस में वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है फिर किसी थर्ड पार्टी को उसमें इंटरवीन करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन होता यही है कि जैसे ही मामला तैयार होता है, यानी कि पकने की तरफ जा रहा होता है या एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तरफ जा रहा होता है, तो दरमियान में कुछ ना कुछ हो जाता है। ये हम रिसेंट पास्ट में भी देखें तो 85 से ऑनवर्ड यही हो रहा है कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान ये मामला चल रहा था, फिर उन दोनों ने मिसाक जमहूरियत कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया प्लेयर आया, लेकिन मिसाक जमहूरियत के बाद भी आपने देखा होगा कि मेमो गेट आया, तो मेमो गेट के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोट पहने और ख्वाजा आसिफ साहब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जब डॉन लीग्स आई तो उसके बाद आपने देखा कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तेवर बदल गए। इसी तरीके से जब पनामा आया तो पीपल्स पार्टी के तेवर बदल गए। ये सारी चीजें जो हैं इसी तरीके से मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी कि इस वक्त तो दोनों का मुश्तरका दुश्मन था तहरीक इंसाफ, जिसको बिल्कुल इन्होंने साइडलाइन कर दिया है बहुत हद तक और कर भी रहे हैं। तो आपस का जो इनका जो गुडी गुडी चल रहा है, आपको लगता है कि ज्यादा अरसे तक तो नहीं रहेगा? वो सड़कों पर घसीटने की बातें हो, वो एक दूसरे के पेट फाड़ कर पैसे निकालने की बातें हो, वो ना आप भूलें ना हम भूलें ना ये अवाम भूलें। ये गुडी गुडी आपको लगता है ये अरसा कुछ ज्यादा देर चलेगा? जिसको साइड पे करना था वो तो कर दिया इन्होंने। नहीं, ये नहीं चलेगा, आप सही कह रही हैं। और आने वाले दिनों में, बल्कि चंद हफ्तों में ये सारा कुछ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जरदारी साहब जो हैं वो समेट रहे हैं समरात पंजाब में, और वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में वो इलेक्टेबल्स को और इस तरह के मुअस्सर लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। और ज्यादा लोग जा भी पीपल्स पार्टी की तरफ रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ नहीं जा रहे हैं। और यहीं से सिलसिला शुरू होगा। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता दूं कि बाकायदा तौर पे सलमान शहबाज साहब जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब और मोहन सराही से मिले और उन्होंने कहा कि हम आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट, और वो है कि जरदारी को पंजाब में नहीं आने देना, इसको पंजाब में घुसने नहीं देना। ये मुस्लिम लीग नवाज की शर्त थी बुनियादी। अच्छा। लेकिन जाहिर है चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि रजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ पंजाब में, और अब भी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ उसी सिलसिले की कड़ियां हैं। क्योंकि पंजाब में वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं आना चाहिए। उसकी रीजन मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है, और जो कि मेरा ख्याल है सही समझती है। वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज है कल नहीं होगी, जो कि उनकी असेसमेंट है। और मेरा ख्याल है कि मेरी ये असेसमेंट नहीं है अभी तक तो, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बहुत ही आसान हदफ समझ रहे हैं। लेकिन उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के तो लोग यही है ना, वो भले ही पहली अपनी जमात को छोड़ दें लेकिन नाम भी वही हैं, शक्लें भी वही हैं। हाँ, वो जहांगीर तरीन की क़यादत में इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा सवाल उठता है कि लोगों ने वोट इनको थोड़ी देने हैं, लोगों ने तो किसी और के नाम पर वोट देने थे। वोट देखिए, वोट है पार्टी हेड का। हाँ। वो कोई भी पार्टी ले लें, छोटी पार्टी ले लें, बड़ी पार्टी ले लें, वो पार्टी हेड का वोट है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वो कहेगा मशरिक, वो कहेगा मगरिब, तो लोग उधर ही जाएंगे, उसके फॉलोअर्स, उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स, उसका वोट बैंक उधर जाएगा। इतने हालात चेंज होने के बाद भी आप समझते हैं कि अगर हेड मशरिक का है तो लोग मशरिक ही चलें? अब तो लोग मशरिक छोड़ के मुझे लगता है कहीं और ही चलना शुरू हो जाएंगे, जो हो रहा है लोगों के साथ। मेरा ख्याल है कि देखें, जो वोट बैंक है वो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होता शादिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख हमारे सामने है, मुस्लिम लीग नवाज की तारीख सामने है। इससे ज्यादा सख्त से सख्त वक्त आए, और आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज श्रिंक होके 2002 में 12-14 सीटों पे रह रही, सारी की सारी वेव चली और मुस्लिम लीग काफ बन गई, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल बन गई,
ना मुस्लिम लीग का कोई वजूद है, ना कोई मुत्तहिदा मंजर शामिल का वजूद है। सारे अपने अपने जो वोट बैंक हैं वो लेके बैठे हैं। जमात इस्लामी का अपना वोट बैंक है, मौलाना का अपना वोट बैंक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना है, हर जमात का अपना अपना वोट बैंक है। वो वोट बैंक इतनी जल्दी नहीं तब्दील होता था, वो तब्दील होता है कारकर्दगी की बुनियाद पे, उससे पहले वोट की तरबियत नहीं होना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की क़यादत में उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी बनेगी और उनको जो है ना वो इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जाएगी। जिन हकीकी फैसला साजों की बात करते हैं, होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए सिचुएशन डिफरेंट है। अगर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब 2002 में अगर डील करके ना जाते और सुरूर पैलेस का इंतखाब ना करते तो मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं टूटना था। वो एक बहुत ही तनावर दरख्त नवाज शरीफ साहब जो हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सबको छोड़ के डील करके निकल गए तो इसका मतलब है पीछे पीपल्स पार्टी उनकी जमात के लोगों ने समझा कि भाई अब कोई पता नहीं है, ये तो 10 साल का लिख के दे के चले गए हैं। उन्होंने फिर शिफ्ट मारी थी। लेकिन उसके बाद उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो पूछ कर गए थे। जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आए, लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया और काफ लीग वापस चली गई अपने साइज में। यानी जाहिर है वो ऑर्गेनिक तो था नहीं। इसी तरीके से अगर अब भी नवाज शरीफ साहब अपने उस बयानिए पे मरीम साहिबा कायम रहती हैं, वोट को इज्जत दो, और नवाज शरीफ साहब कोट लखपत में बैठे रहते, तो तब भी उनको इतना नुकसान नहीं होना था जो इस वक्त हो चुका है। अब इधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, वो सारे के सारे इधर मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गए। वो जब मौजूद है, पार्टी का सरबराह मौजूद है, तो वोट बैंक उसकी तरफ देख रहा है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन छोड़ने वालों को आज ये अदराक जरूर है, ये रियलाइजेशन जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों की वजह से हालात इस नहज तक पहुंचे हैं। पार्टी हेड की अपनी गलतियों की वजह से हालात इस नहज तक पहुंचे हैं जो आज नीचे से लेकर ऊपर तक सबको भुगतना पड़ रहा है। 1 साल अगर सब्र कर लेते, ये तहरीकें ना चलाते, ये धरने ना देते, अगर आपका वोट बैंक जो था वो वहीं पे रहना था। आप तो कहते थे कि आपको कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं, आप तो खंबे को खड़ा करेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा। तो अगर आप ये इतनी हिजानी कैफियत बर्पा ना करते तो आपका वोट बैंक मुतासर नहीं होना था, आप ज़रा सब्र कर लेते। तो ये तहरीक इंसाफ की गलतियों की वजह से आप समझते हैं कि हालात वाकई इस नहज तक पहुँचे हैं? देखिए, पहली गलती दूसरी साइड पे हुई और उन्होंने वो जो एक तहरीक अदम एतमाद जो कि सबको पता है कि अनऑर्गेनिक थी, वो किया। उसके बाद तलखियां बढ़ी हैं 25 मई से, और 25 मई से बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुंच गई। फिर चीज़ें आपको मालूम है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, और बहुत सारी हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस तरह से है नहीं। तलखियां बहरहाल मौजूद हैं और तलखियां मौजूद रहेंगी जब तक के ये आपस में मिल बैठ नहीं जाते। और जब आप किसी को, जब बिल्ली को कमजोर तरीन जानवर है, उसका भी जब आप पकड़ते हैं ना जी, गर्दन की तरफ जाते हैं, तो वो भी पंजा मारती है। तो बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है और मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कर साबिर शाकिर मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बजट सर पे है और हम बदतरीन महंगाई की लपेट में हैं, जिसकी जो सालाना शरह है ये 40% तक पहुंच गई है। कुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर हो गई है। छोटा बड़ा कारोबारी तबका जो है वो तंग होकर रह गया। कारोबार तेज़ी से बंद हो रहे हैं। कौमी ख़जाना खाली होने के करीब है। मुल्क में सिर्फ 4 अरब 9 करोड़ डॉलर्स बाकी रह गए हैं। इस महीने पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की किस्त भी अदा करनी है। परेशान कुन बात तो ये है कि FBR भी रवां माली साल का जो टैक्स कलेक्शन का अपना टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाया। जुलाई से मई तक FBR को टैक्स वसूलियों में 440 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। ऐसे में जून का महीना शुरू होते ही आवाम और कारोबारी अफराद की जो नज़रें हैं ये बजट पर लग जाती हैं कि शायद इस बार बजट की पटारी से कोई रिलीफ निकल आए। मगर होता वही है जो बरसों से होता आ रहा है इस मुल्क में कि बजट पर ऐसा अदादो शुमार का गोरख एक धंधा सामने आता है कि आवाम के हिस्से में बस टैक्सेस, महंगाई और तकलीफ़ें रहती हैं। लेकिन इलेक्शन ईयर में हर हुकूमत की कोशिश तो ये होती है कि ऐसा बजट पेश किया जाए
जिससे रिलीफ देकर वोटर की राय पर असरअंदाज हुआ जा सके। तो क्या वाकई हुकूमत इस साल अवाम दोस्त बजट दे पाएगी? मगर लगता है कि हुकूमती ख्वाहिश के बावजूद ऐसा हो नहीं पाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने बजट से पहले ही ख़तरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए टैक्स फ्री बजट देना मुमकिन ही नहीं है। आइंदा माली साल में महंगाई को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने मुआशी मामलात को सियासी अंदाज में मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश की तो इससे जो मुल्की मईशत को लाहक ख़तरात हैं मज़ीद बढ़ जाएंगे। क्या हुकूमत IMF के प्रोग्राम में होते हुए ऐसा बजट पेश कर पाएगी, रिलीफ दे पाएगी? क्योंकि हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा है, ना ही IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की तरफ आ रहा है। फिर ऐसे में खदशा है कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ही ख़त्म हो सकता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि मौजूदा प्रोग्राम की जो म्याद है ये 30 जून तक की है। अब हुकूमत ने अपने अहदाफ बदलते हुए एक और बेल आउट पैकेज पर नज़रें जमा ली हैं। क्या हुकूमत को नया IMF प्रोग्राम हासिल करने में कामयाबी मिल सकेगी और इस मकसद के लिए कौन सी यकीन दहानियाँ आपको करवानी है? यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर IMF ने अपनी शराइत को मज़ीद सख्त किया तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रहेंगी? क्या वाकई ही IMF का नया बेल आउट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है या उसके बगैर भी पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? नाजरीन, दूसरी तरफ रुपए की बेकदरी और डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव भी हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने 290 रुपये डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का फ़ैसला किया है। क्या हुकूमत का ये फ़ैसला वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है? क्योंकि इंटर बैंक में डॉलर 284 रुपये जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये का है। कल ही डॉलर 20 से 25 रुपये नीचे आया है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद डॉलर रेट में अभी भी 15 रुपये का फ़र्क तो है। तो हुकूमत के लिए 290 के डॉलर पर रेट बजट तैयार करना क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? मुल्क की मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? हुकूमत ने पिछले दिनों में पेट्रोल और LPG गैस की कीमतों में जो आवाम को एक रिलीफ दिया है, क्या इससे महंगाई में कमी होगी? ये भी सवाल अहम है कि गुज़श्ता एक साल से जो मुल्की मईशत को रिवर्स गियर लगा हुआ है, ऐसे में कौन से इक़दाम हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए ताकि मईशत की जो गाड़ी है इसको ट्रैक पर लाया जा सके? और दूसरा, हुकूमत ये समझती है कि अगर IMF प्रोग्राम उनका मुकम्मल नहीं होता तो उनके पास प्लान B है। तो वो क्या प्लान B है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं? मैं बात करूंगी डॉक्टर फ़ारूक सलीम, माहिर मौशियात, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये डॉलर का नीचे आना हम देख रहे हैं, कल से जो गिरावट आ रही है, रुपया कुछ सस्टेन कर रहा है, ये जो इस्तेहकाम है ये सस्टेन कर पाएगा ये सारी सिचुएशन डॉलर की, रुपए की? देखिए, रुपए की कमज़ोरी की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो 30 अरब से नहीं पड़ती और इंपोर्ट जो हैं वो 70-75 अरब पे चली जाती हैं। तो जो तजारती खसारा है वो बुनियादी प्रेशर डालता है और रुपए को कमज़ोर करता चला जाता है। तो जब तक वो बुनियादी प्रेशर ख़त्म नहीं होगा, कोई छोटी मोटी तब्दीलियाँ हुकूमत ने की हैं, बल्कि स्टेट बैंक ने की हैं। स्टेट बैंक ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं जो डॉलर्स में की जा रही हैं, वो बैंकों को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो इंटर बैंक से कवर करें और ओपन मार्केट से ना कवर करें। ओपन मार्केट से उसके नतीजे में प्रेशर कम हो गया और फिर हमने ओपन मार्केट में देखा कि रुपया कुछ इम्प्रूव हो गया, लेकिन जो इम्प्रूव हुआ था उसमें लगभग 50-60% जो इम्प्रूवमेंट थी वो तो आज खत्म हो गई। उसका पूरा का पूरा जो है वो एक रिवर्सल हो गया। तो बुनियादी प्रेशर जो है वो कायम व दायम है हमारे रुपए के ऊपर। ये छोटी मोटी तब्दीलियों से फर्क नहीं पड़ता और दुनिया भर में अगर आप देखें तो एक ही रेट होता है। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एक्सचेंज के 2, 4, 5 रेट होते हैं जैसे पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ एक इंटर बैंक रेट चल रहा है, एक ओपन मार्केट का रेट है, एक ब्लैक मार्केट का रेट है, एक हुंडी हवाले का रेट है, एक अफगानी रेट चल रहा है। तो असूली तौर पे तो मुल्क में एक ही रेट होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन जो हुकूमत कह रही है कि हमारा IMF से मुआहदा अगर नहीं होता तो हमारे पास प्लान B तैयार है, प्लान B क्या है हुकूमत के पास? देखिए, इसका जवाब तो हुकूमत दे सकती है। मेरे नज़दीक प्लान सिर्फ एक ही है और वो IMF के नए पैकेज का है। IMF का कोई मुतबादिल नहीं है। रवां माली साल तो गुजर जाएगा जो जून की 30 तारीख को खत्म हो जाएगा।
जो फॉलोइंग माली साल है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डॉलर्स हमें चाहिए होंगे वो लगभग 41.8 अरब डॉलर हैं। और मेरे नजदीक IMF के अलावा देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर अल्टरनेटिव। और अगर हुकूमत खबरें आ रही थी और लग रहा था कि जैसे अब UAE और चाइना को एंगेज किया जाएगा, जो डार साहब कर भी रहे हैं, तो क्या ये मुतबादिल हो सकता है UAE की हेल्प हमारे लिए और चाइना की? देखिए, ये प्लान जो इसहाक डार साहब का मेरे ख्याल में था वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। उनका प्लान इनिशियली यही था कि IMF से बाद में मुज़ाकरात किए जाएंगे, पहले चीन और सऊदी अरेबिया और UAE से इमदादी पैकेज हासिल कर लिए जाएंगे। लेकिन इन तीनों ममालिक ने बड़ा वाज़ेह तौर पे डिक्लेयर कर दिया, और ये अब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5-6 महीने पहले उसने वज़ारत ख़ज़ाना को वाज़ेह कर दिया था कि जब तक IMF की छतरी आपके पास नहीं होगी, हम अपने इमदादी पैकेजेस जो हैं वो आप तक नहीं खोलेंगे, अपनी तिजोरी की चाबी या अपनी तिजोरी का दरवाज़ा जो है वो आपके लिए नहीं खुलेगा। तो ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया है। जो आलमी मालियाती इदारे थे वो हमेशा से IMF के ऊपर उनका इन्हिसार था, क्योंकि IMF वाहिद ऐसा इदारा है जिसके पास एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। तो अब वो जिसको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते थे वो उनका इन्हिसार भी IMF के ऊपर हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें ना, यहाँ पर महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ी है, यहाँ पर आम आदमी के लिए ज़िंदगी भी तंग हुई है, हर चीज़ महंगी है, टैक्सेस की भरमार है। इसके अलावा क्या हम समझें ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं IMF की जो पाकिस्तान पूरी कर नहीं पा रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, जो ख्वाहिशात, जो शराइत का आपने जिक्र किया, वो 2019 में उन सारी शराइत पे मुआहदा हुआ था, उन सारी शराइत के ऊपर वादे किए गए थे। मेरे नज़दीक शराइत कोई भी IMF ने तब्दील नहीं की, लेकिन हुआ ये है कि हमारे यहाँ माशी फैसले किए जाते हैं सियासी बुनियादों के ऊपर। अगर आप याद करें कि फरवरी की 28 तारीख थी, मुझे याद आता है, सन 2022, साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने अचानक से पेट्रोल सस्ता कर दिया का ऐलान कर दिया। वो IMF के वादों के, IMF के मुआहदे के खिलाफ वर्दी थी, सियासी फैसला था। अगर आप आगे आ जाएं, अक्टूबर 2002 याद कर लें, नई हुकूमत आ चुकी थी, नए वजीर खजाना थे, उन्होंने कहा कि वो रुपए की कदर को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने मजबूत रखेंगे। ये भी एक वादा खिलाफी थी। IMF से हम वादा कर चुके थे कि डॉलर और रुपए का जो रेट है वो मार्केट डिटरमिन करेगी, वो हुकूमत नहीं करेगी या वजारत खजाना उसकी डिटर्मिनेशन नहीं करेगी। मार्च 2023 में सोच लें, याद कर लें, हुकूमत की एक प्रपोजल आई थी कि 800 सीसी की गाड़ियां जो हैं उनको सब्सिडाइज पेट्रोल दिया जाएगा, मोटरसाइकिलिस्ट को सब्सिडाइज पेट्रोल दिया जाएगा। तो ये सियासी प्रपोजल थी, सियासी फैसले थे। जो माशी वादे हम IMF के साथ कर चुके थे वो उसकी खिलाफ वर्जी थी। सही। अब ये जो हुकूमत भी रिलीफ दे रही है, LPG गैस की कीमतों में कमी की है हुकूमत ने, क्या ये भी IMF की खिलाफ वर्जी है? और ये तो हमें पता है कि जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें हर हुकूमत की कोशिश होती है कि आवाम को रिलीफ दे और अपना वोट बैंक बढ़ा सके, लेकिन क्या फिर ये निगरान हुकूमतों के लिए सस्टेन करना, ऐसी मुश्किल जो आपकी मुआशी सिचुएशन है इसमें सस्टेन कर पाएंगी जो निगरान सेटअप होगा इस रिलीफ को? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि नया प्रोग्राम तो हमें लेना ही होगा। नया प्रोग्राम IMF का जो होगा वो पहले प्रोग्राम से कहीं ज्यादा होगा और उसमें शराइत भी बहुत ज्यादा सख्त होंगी। अब वो नए प्रोग्राम की निगोशिएशन कौन करेगा? महसूस ये हो रहा है कि ये हुकूमत चाहती है कि एक इलेक्शन बजट का ऐलान कर दे, उस बजट के अंदर रिलीफ का ऐलान कर दे, और फिर नए निगोशिएशंस को लीड कौन करेगा? क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी? क्या वो नई हुकूमत होगी? ये सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और इनका जवाब मैं समझता हूँ उन्हें टाइम मिलता है। IMF के भी एक कंसर्न है डॉक्टर साहब कि अपने जो सियासी मामलात हैं वो पाकिस्तान को उस पर भी देखना चाहिए, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है उनका? और क्या ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है, जो इतनी एक हिजानी सी कैफियत है, बेगैर यकीनी की सूरत हाल है, एक दिन मार्केट कोई रेट दे रही होती है, अगले दिन मार्केट कुछ और रेट बता रही होती है, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है और कितना दुरुस्त कंसर्न है IMF का ये हमारी सियासी सिचुएशन को लेकर?
देखिए, इसके दो एंगल हैं। पहला एंगल तो ये है कि तारीखी तौर पे, रवायती तौर पे जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो अपने मेंबर मुल्क की सियासत के ऊपर कमेंट नहीं देते, उनकी डोमेन नहीं होती। जो कमेंट दिया गया है, जो कुछ कहा गया है, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है। वो पाकिस्तान के मुफाद में कहा गया है। जो वो कह रहे हैं कि आप अपनी सियासी सूरत हाल, अपने सियासी अदम इस्तेहकाम का जो हाल है उसको दुरुस्त करें, ये हमारे अपने मुफाद में है, क्योंकि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। और जब तक हम अपना सियासी इस्तेहकाम और सियासी दर्जा हरारत जो है उसको नीचे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक इम्पोर्टेंट माशी फैसले और माशी सिमत जो है वो दुरुस्त वाली मैं समझता हूँ हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बजट में अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ देना भी चाहे तो IMF की मर्जी के बगैर आप समझते हैं ये लोग रिलीफ दे सकती है हुकूमत? बजट पिछली दफ़ा भी हमने देखा था, बजट आया था, बाद में आपको दूसरा बजट, मिनी बजट पेश करना पड़ा था, IMF की मर्जी से चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ी थी। एक तरह से हमें नया ही बजट मिला था 2-4 महीने के बाद। तो क्या आप जो हमें ये नवीद सुनाई जा रही है कि अवामी बजट होगा, रिलीफ मिलेगा, तो IMF की मर्जी के बगैर तो आप रिलीफ नहीं दे सकते? देखिए, शायद इसी वजह से हुकूमत ने ये सोचा है कि इस वक्त IMF के प्रोग्राम को खैरबाद कर दिया जाए, क्योंकि बजट का वक्त है और वो एक सियासी बजट, एक रिलीफ का बजट, एक इलेक्शन का बजट देना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपका खदशा है, मैं उससे एग्री करूंगा कि शायद ऐलानात तो कर दिए जाएं, लेकिन उसके बाद फिर मिनी बजट का ऐलान करना पड़ेगा। शायद एक से ज्यादा बजट सामने लाने पड़े, क्योंकि IMF के पैकेज के बगैर अगला माली साल जो है वो नहीं गुजर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशरा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।